मेरी सौतेली माँ और मेरे दरमियान उम्र का फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ 8 साल का है। मेरे वालिद कारोबार में मसरूफ़ रहते थे और घर में कोई भी मौजूद नहीं होता था। सिर्फ़ और सिर्फ मैं और मेरी छोटी माँ मौजूद होते थे, क्योंकि चची और चचा तो पहले ही अलग हो चुके थे और दादी जो है वो अपने छोटे बेटे यानी कि मेरे चचा से बहुत प्यार करती थी। सुना है कि चचा नामर्द हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है, तो ऐसे में दादी ज़्यादातर अपने छोटे बेटे के साथ ही रहती थी और मैं और मेरी छोटी माँ अकेले रहते थे। मेरी छोटी माँ मुझे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी और जब मैं 5 साल का था तो मेरी वालदा की डेथ हो गई थी। इसके बाद मेरी दादी ने मेरे अब्बू को दूसरी शादी के बारे में बोला कि तुम्हें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मेरे अब्बू कारोबार में इतने मसरूफ़ रहते थे कि उन्होंने दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, ना ही कभी टाइम मिला उनको। यही वजह है कि मेरी माँ ने सिर्फ मुझे ही पैदा किया था, क्योंकि वो दूसरा बच्चा पैदा करती तो उनसे संभाला नहीं जाना था, क्योंकि मेरे वालिद तो हमेशा ही कारोबार में मसरूफ़ रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं 16 साल का हो गया था और मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। एक दिन मैं अपने कमरे में दादा और दादी और अब्बू की आवाज़ें सुनी, जब दादी मेरे अब्बू को सुना रही थी कि तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम और बेटा दोनों ही अकेले हो और तुम लोगों को संभालने वाली कोई नहीं है। बड़ी मुश्किलों के बाद मेरे अब्बू आखिरकार मान गए और शादी के लिए एक लड़की को देखने के लिए गए, लेकिन वो बहुत ही कम उम्र थी। उनकी उम्र बमुश्किल 23 से 24 साल थी और देखने में इंतहाई खूबसूरत थी। कहीं से मालूम नहीं होता था कि ये मेरी सौतेली माँ है और इनकी शादी हुई है। शादी का पहला महीना तो इंतहाई अच्छा गुज़रा, क्योंकि मेरे वालिद ने मेरी सौतेली माँ को बहुत भरपूर प्यार, इज़्ज़त और तवज्जो दी। लेकिन दूसरे ही महीने वालिद अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गए और मेरे घर में कोई मौजूद ही नहीं होता था। कारोबार के सिलसिले में मेरे वालिद बाहर ही मौजूद होते थे, तो ऐसे में घर में मैं और मेरी सौतेली माँ ही रहते थे। मैं ज़्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता था अपने दोस्तों के साथ। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं हॉस्टल से घर आया और चाबियाँ मौजूद ही थी मेरे पास। मैंने दरवाज़ा खोला और किचन में चला गया। खाना मुझे चाहिए था। मैंने सौतेली माँ को इधर उधर ढूंढा, वो मौजूद नहीं थी। मैं ऊपर के फ्लोर में चला गया, जहाँ मैंने देखा कि मेरी छोटी माँ अपने बाल साफ़ कर रही हैं। मैं हैरान हो गया। छोटी माँ ने मुझे देख लिया और फ़ौरन से हिचकिचा के नीचे वाली फ्लोर में मैं चला गया। छोटी माँ ने मुझे आवाज़ें दी और बोला, ये कौन है? छोटी माँ जैसे ही वापस आई अब किचन में, तो मुझसे वो नज़रें नहीं मिला पा रही थी और ना ही मैं उनसे नज़रें मिला पा रहा था। खैर मैं हमें बाद में पता चला कि वालिद साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। छोटी माँ कहीं मेरे वालिद को ना बता दे। ये मैंने अपनी वालदा को यानी कि छोटी माँ को इस हालत में देखा है। मैं बहुत डर रहा था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डरा जब मुझे महसूस हुआ कि छोटी माँ ने मुझे रूम में बुलाया है और देखा कि और छोटी माँ ने मुझे अपने रूम में बुलाया कि देखो, अभी जो भी हुआ है वो एक गलती है। इसमें ना ही तो तुम्हारा कसूर है, ना ही मेरा कसूर है। उम्मीद करती हूँ कि ये बात हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए और तुम्हारे वालिद तक ये बात नहीं पहुँचनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वालिद 2 दिन रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऊपर वाली फ्लोर में चला गया, जहाँ छोटी माँ मेरे वालिद को प्यार कर रही थी। मैंने खिड़की से झांका और फ़ौरन नीचे चला गया। मैं इस दफ़ा पहले से बहुत ज़्यादा डर गया था कि इस दफ़ा ज़रूर छोटी माँ मेरे वालिद को बता देगी। वही हुआ जिसका डर था। एक दिन मैं कमरे में बैठा हुआ था, छोटी माँ आ गई। उन्होंने बोला कि तुमने ये हरकत क्यों की है? मैंने कहा, देखें, ये गलती थी, आप मेरे वालिद को मत बताना। छोटी माँ कहने लगी, तुमने देख ही लिया था इस हालत में, तुम वहाँ से गए क्यों नहीं? तुम मेरी जगह क्यों रुके रहे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम किस तरह से इस हालत में मियाँ बीवी को, तुम्हें पता है नहीं देखना चाहिए, तुमने फिर भी देख लिया। तुम वहाँ जाके रुके रहे, क्यों रुके रहे? तुम वहाँ से चले क्यों नहीं गए? तो मैंने बिल्ला आखिर हिम्मत करके बोला, छोटी माँ, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी।
تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری آنکھیں اور تمہاری ٹانگیں میں نہیں بھول پاتا۔ میں سوتا ہوں تو زیادہ تر آپ کے بارے میں ہی سوچتا ہوں، اٹھتا ہوں تو آپ کے بارے میں ہی سوچتا ہوں۔ میں نے جب یہ ساری باتیں کہہ ڈالی تو چھوٹی ماں نے غصے میں مجھے دیکھا۔ وہ بس پھٹی نہیں، انہوں نے بولا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد میرے والد پھر سے اپنے کاروبار کے سلسلے میں واپس چلے گئے۔ چھوٹی ماں اور میرے درمیان بات چیت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کئی مہینوں تک انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ کھانا میرے کمرے تک پہنچا رہتی تھی اور چھوٹی ماں کو روتے ہوئے میں نے کافی بار دیکھا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کے اپنی چچی کو بتایا، چھوٹی ماں اکثر روتی رہتی ہیں اور کمرے میں بیٹھ کے میں نے ان کو اکثر روتے دیکھا ہے۔ تو میں نے چچی کو بولا تو چچی ہمارے گھر آ گئیں۔ انہوں نے چھوٹی ماں اور چچی کی باتیں جب میں نے سنی، چھوٹی ماں چچی کو بول رہی تھی کہ تمہارا ہسبینڈ تو پھر بھی چچی چھوٹی ماں کو بول رہی تھی تمہارا ہسبینڈ تو پھر بھی 2 مہینے بعد واپس آ جاتا ہے، لیکن میرا ہسبینڈ تو دیکھو، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے۔ پہلے تو مجھے شک تھا کہ چچا کہیں نہ مرد ہے۔ جب چھوٹی ماں سے باتیں سنی تو میں حیران ہو گیا کہ چچا واقعی ہی نہ مرد ہیں، واقعی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ پہلے تو میں نے سنا تھا، لیکن اب جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میری یونیورسٹی کا وقت مکمل ہو گیا۔ مجھے جاب کے سلسلے میں والد کے کاروبار جانا تھا۔ چھوٹی ماں اور میری چچی کو بتا رہی تھی کہ کوئی انسان اپنی خواہشات کو، جسمانی خواہشات کو پورے کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میں اپنا جو زیادہ تر وقت گھر میں ہی رہتا تو کوئی غلط کام کر لیتا، اس لیے میں نے باہری کام کے سلسلے میں فیصلہ کیا جانے کا، اور میں حیران تھا کہ چھوٹی